नमस्कार। कक्षा 12 में 168 और आज है लास्ट क्लास इस चैप्टर की जो बहुत दिनों से चल रहा है। आज इसका समापन हो रहा है और नेक्स्ट क्लास में अभी पहले बता देता हूँ आपको, फिर हम पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम पेपर डिस्कस करेंगे जो पिछले 10 सालों में आए हुए पेपर है। लगभग 10 सालों में, लगभग 9 हो सकते हैं, शायद हो सकता है। तो उनके अंदर हम केवल इसी चैप्टर की बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया है, कितने नंबर का आया है और पेपर में कौन से नंबर पे आया है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर के क्वेश्चन नंबर 6 पे आया है, तो वो लगभग वो सिमिलरिटी रहती है, वो चेंज नहीं होते हैं। इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस वही है। सिलेबस में कुछ भाग कम हो गया, तो जो भाग कम हुआ उसमें से टॉपिक नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो हम डिस्कस करेंगे तब बात कर लेंगे वैसे दोबारा कि जो क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं वो अब तक आए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं वो, लेकिन इस साल वो सिलेबस में नहीं है। तो इसका मतलब नहीं है इस बार आ जाएंगे वो, ऐसा नहीं है। तो आपको जो इस साल सिलेबस में नहीं है 2021 में, उनको आपको उन टॉपिक को छोड़ के बाकी पढ़ना है। जो सिलेबस कम हुआ है उतना ही परीक्षा के लिए पढ़ना है, बाकी इन फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको पूरा ही पढ़ना है। इसलिए हम भी यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, एक भी टॉपिक हम छोड़ नहीं रहे हैं। यानी हम 2021 के सिलेबस के अनुसार नहीं कर रहे हैं, हम परमानेंट सिलेबस के अनुसार कर रहे हैं, जो 2022 में भी रहेगा, 23 में भी रहेगा, 24 में भी रहेगा, 25 में भी रहेगा। हर साल के सिलेबस के अनुसार कर रहे हैं, तो वो आगे की तैयारी में बहुत आपके फायदेमंद रहेगा। उसके अनुसार हम कर रहे हैं। तो आप नोट्स बनाते समय या लिखते समय या परीक्षा में याद करते समय हम यही चाहते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आए, तो हम पहले उन्हीं पे फोकस करेंगे जो सिलेबस में है। तो आप उसका ध्यान रख लें, जो सिलेबस में नहीं है उस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं याद करते समय, या एक बार जरूर आप उसको रिवाइज कर लें। मैं तो ये कहूँगा, मेरी पर्सनल राय तो सभी के लिए ये रहेगी कि आप एक बार उसको पहले एक बार तो रिवीजन, एक बार तो आप उसको समझने में ले लें। फिर जब आप परीक्षा में उसको रिवाइज करते हैं, तैयारी और अच्छी करते हैं, तब आप उसको साइड में रख दें या उस पर क्रॉस लगा दें कि हमारे एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे सभी के अंदर वो सिलेबस में रहेंगे। इसलिए एक बार तो आप कम से कम उनको सभी को समझ लें। इसलिए हम कंटिन्यूटी से कर रहे हैं इनको, कि ये नहीं देख रहे भी कौन सा सिलेबस में कौन सा नहीं है, पूरा हम इसको कर रहे हैं। बाकी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से आप उसको ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने पहले ही कही थी, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगली क्लास 169 होगी हमारी, 169। और ये 169 क्लास जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी ऑप्टिक्स के लिए, जिसमें हम एक भी टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम इसमें पूरे चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी पिछले 9-10 सालों में क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात हम इसमें करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार के आए हैं, कितने नंबर के आए हैं, तब आप देखोगे कि ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि के लिए, मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम आगे बात करते हैं न्यूटोनियन दूरदर्शी की, जो परावर्ती दूरदर्शी का एक भाग है। न्यूटन ने इसके बारे में बताया, इसलिए इसको न्यूटोनियन दूरदर्शी कहते हैं। हमें इसकी केवल कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी समझनी है। जैसा डायग्राम अगर आप समझ लेंगे, थोड़ा सा बना के देख लेंगे, तो फिर ये कंस्ट्रक्शन वैसे ही देख के लिखनी है। अभी क्या होता है, ऐसे दर्पण लगा रहता है, परावर्तन होता है, फिर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसके अंदर क्या रहता है, एक बेलनाकार, इसमें भी बेलनाकार बंद नली रहती है, जिसका एक भाग खुला रहता है, एक भाग पर दर्पण लगा रहता है, और वही अवतल दर्पण लगा रहता है। तो ये इस तरह से हम इसको मान सकते हैं कि ये कोई बंद नली है। यहाँ लगा है कोई दर्पण, और ये कर दी इसके उभरे हुए भाग पर, बाहर के भाग पर पॉलिश, अंदर का भाग हो गया परावर्तक पृष्ठ। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिदर्शक। अभिदर्शक क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लेंस में ये यूज करते हैं कि जिस पर प्रकाश किरण आपतित होती है, जिसके सामने वस्तु रखी जाती है, वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जहां सबसे पहले आती है, उसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट से आ रही है। इसलिए इसको भी ऑब्जेक्ट मिरर कहते हैं, ऑब्जेक्ट दर्पण कहते हैं, अभिदर्शक दर्पण कहते हैं। एक बात ये ध्यान रखें, किस प्रकार का होता है, ये अवतल होता है, अवतल दर्पण होता है। प्रकाश किरण कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक समतल दर्पण लगाया जाता है 45 डिग्री पर। ये बात आप ध्यान रखें।
वर्किंग की हम डिस्कस कर लेंगे एक बार और। इसमें क्या लगाए जाते हैं, समतल दर्पण लगाया जाता है कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। लिखने का तरीका भी हमेशा एग्जाम में ऐसा रखें, बाद में एक बार डिस्कस करेंगे कभी बैठकर लिखने का कि कैसे एग्जाम में कैसे लिखा जाता है जिससे थोड़ा इफेक्टिव हमें आंसर चेक करने वाले को लगे और मार्क्स अच्छे आए। तो आप जो चीजें इसके अंदर यूज कर रहे हैं, कभी भी डायग्राम बनाया तो उसमें ज्यादा से ज्यादा शो करने की कोशिश करें। शो करने का मतलब है कि जो चीज लगाई है उसको लिख दें क्या लगाया है। अगर उसकी कोई व्यवस्था है, जैसे इसमें लगाया कि दर्पण 45 डिग्री पे लगाया होना चाहिए, तो आप ब्रैकेट में लिख दे 45 डिग्री। चेक करने वाला को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि आपने यहाँ लिख दिया अभिदर्शक दर्पण है। तो अब चेक करने वाला को ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपको पता है या नहीं पता कि अवतल होता है कौन सा, अवतल होता है कौन सा होता है। आपने इसके ब्रैकेट में लिख दिया अवतल होता है, तो इसका मतलब आपने इसकी वर्किंग में भी ये लिखा होगा कि एक नली होती है जिसके अंदर एक अवतल दर्पण लगा रहता है। तो आपने यही लिख दिया जिसको अभिदर्शक दर्पण कहते हैं, और कौन सा प्रकार है वो, अवतल है। तो आप उसको पैराग्राफ को जो आपने थ्योरी लिखी है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना पढ़े इस डायग्राम को देख के भी पूरे में से पूरे नंबर 2 नंबर का है तो 2 में से 2 नंबर मिल जाएगा। इसलिए कोशिश करें जो भी यूज कर रहे हैं उसको लिखें आप। अब देखो यहाँ से टकराकर प्रकाश किरण जो है वो किस पर आपतित होगी, इस दर्पण पर आपतित होगी। हाँ हाँ रुक दो 5 मिनट। यहाँ से प्रकाश किरण जो है वो इस दर्पण पर आपतित होगी, दर्पण से परावर्तित होकर अब फिर पुनः परावर्तन होगा, समतल से पुनः परावर्तन होगा, परावर्तित होकर ये प्रकाश किरण कहाँ पहुंचेगी, नेत्रिका में पहुंचेगी। और नेत्रिका कहाँ, यहाँ रहती है 90 डिग्री पर। नेत्रिका कहाँ होती है, इसके 90 डिग्री लंबवत होती है, इस तरह से लगी। ये इसका मतलब ये नहीं है इसको तोड़ गया बाहर निकल गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ऐसी नली है, इसके ऊपर ऐसे नली एक और लगा दी जाती है, ऐसे इसके इसमें छेद रहते हैं, तो उधर से प्रकाश किरण सीधी आएगी, वो टकरा के परावर्तित होगी। यहाँ समतल दर्पण लगे हैं उससे टकराकर फिर वो इधर वाली नली में आ जाएगी, तो आएगी तो इसके अंदर देखेंगे हम इधर से प्रतिबिंब, क्योंकि वही प्रकाश किरण टकराकर यहाँ आ जाएंगी तो वही प्रतिबिंब यहाँ इसके अंदर नेत्रिका में बढ़ जाएगा। अब देखो नेत्रिका में क्या रहता है, अब हमें देखना तो बड़ा करके ही है, उसके लिए लेंस की जरूरत रहती है। तो ये नहीं है कि यहाँ सारा काम दर्पण से होता है। नेत्रिका में तो जिसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं, लेंस ही लगा होता है जिसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं, वो प्रतिबिंब को आवर्धित कर देता है, बड़ा कर देता है प्रतिबिंब को, जो हमें देखने में समझ में अच्छी तरह से आ जाता है। तो ये जो प्रकाश किरण है ये इसके अंदर पहुंचती है, ये इसके अंदर पहुंचती है और यहां से जो है वो देख पाते हैं, यहां आया इसको कहते हैं नेत्रिका। और नेत्रिका का मतलब क्या है, ऑफ आई पीस, अभिनेत्र लेंस है ये। और इस बात को ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि लेंस नहीं होता है, लेंस होता है इसके अंदर भी। यानी यहाँ की जो प्रोसेस है आगे की प्रोसेस वही है, केवल इतना ही बना देते हैं डायग्राम में, आगे की प्रोसेस वही है। इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये इसकी बनावट है। ये क्या है, एक बेलनाकार नली है जिसके अंदर, अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। एक बेलनाकार खोखली नली रहती है, एक भाग जिसका बंद रहता है, उसके अंदर एक अवतल दर्पण लगा रहता है। इस अवतल दर्पण को अभिदर्शक दर्पण कहते हैं। आने वाली प्रकाश किरणें इस अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, जहां से परावर्तित होने के पश्चात सामने लगे 45 डिग्री पर स्थित समतल दर्पण पर आपतित होती है। इससे पुनः परावर्तन होता है और ये प्रकाश किरणें नेत्रिका में पहुंचती है, जहां अभिनेत्र लेंस लगा रहता है। उस लेंस के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका में प्राप्त होता है जो आवर्धित होता है। अब इसकी आवर्धन क्षमता की बात कर लें कि ये पूछ ले भाई इसकी आवर्धन क्षमता, तो इसकी जो आवर्धन क्षमता वही होती है भी क्या, FO अपॉन FE, मैग्नीट्यूड अगर लें तो क्या होती है, FO अपॉन FE। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कभी भी आ जाए,
अब कंफ्यूज करने के लिए ये दे दे भैया अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, किसी की भी पूछ ले, न्यूटोनियन दूरदर्शी की, कैसिग्रेनियन दूरदर्शी की, उसमें भी नेत्रिक अलग ही रहती है, उसमें भी ये प्रोसेस होता है। तो वहां सब में क्या होगा FO/FE, लेकिन अब यहाँ FO/FE का मतलब आपको पता होना चाहिए। O का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में यहाँ लेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट में यहाँ क्या मिरर है, दर्पण है, तो ये है O और ये है E। तो FO का मतलब ये नहीं है अभी दर्शक लेंस की फोकस दूरी नहीं है, अभी दर्शक दर्पण की फोकस दूरी है। आइएगा समझ में, ये बात आप लिख ले चाहे। यहाँ FO का मतलब क्या है? अभी दर्शक दर्पण की फोकस दूरी, और FE क्या है? ये लेंस है, ध्यान रखना, ये क्या है? लेंस। तो अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस भी कह देते हैं की फोकस दूरी। ये हो गया न्यूटोनियन दूरदर्शी, और इसके साथ ही कंप्लीट हो गया इस 12th सिलेबस का सबसे बड़ा भाग और सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज्यादा मार्किंग का चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर पूरा हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे इसके पेपर्स, कुछ पेपर्स करेंगे, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद भी फिर हम अगले चैप्टर शुरू करेंगे। आगे का पार्ट इतना बड़ा नहीं है, छोटा, सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट ये था जिसको हमने कर लिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास आप ज़रूर देख लें, याद रख लें, 169 क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी।